समय था 1950 का, जब अमेरिकी किसानों के पास 260 मिलियन पाउंड यानी करीब 1 लाख टन से भी ज्यादा मक्खन उनके गोडाउन में पड़ा था। और आगे उस मक्खन का करना क्या है ये उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिकन लोग घी नहीं खाते। तब उन्होंने सोचा कि हम नहीं खा सकते तो क्या हुआ, हम इस मक्खन से घी बनाकर भारत को सस्ते में बेच तो सकते हैं। और तब उन्होंने खेला मार्केटिंग का एक गंदा खेल, जिससे हम भोले भाले इंडियन लोग उनकी बातों में आ गए। और वही हुआ जो आज हमारे साथ बाहर रेस्टोरेंट में होता है, हमारे घर में होता है और तिरुपति बालाजी जैसे बड़े मंदिरों में भी होता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद की जो परंपरा है वो 1480 से शुरू हुई थी। इस प्रथा को मनोहरम कहा जाता है। आज तक के इतने लंबे इतिहास में सिर्फ 6 बार इस खास लड्डू को बनाने की रेसिपी को बदला गया है, लेकिन हर बार एक चीज इस लड्डू के इंग्रेडिएंट में कॉमन थी, और वो है देसी गाय के दूध से बनाया हुआ शुद्ध देसी घी। आखिरी बार इस रेसिपी को बदला गया था 1940 में, और तब से आज तक उसी रेसिपी को फॉलो किया जाता है। लेकिन अब इतने सालों के बाद ये बात सामने आई है कि सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता घी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। इससे लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है और सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को तोड़ा गया है। इस लड्डू को बनाने के लिए देसी गाय का घी ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, इसके पीछे भी एक रीजन है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इस गाय से जो 5 चीजें मिलती है उन्हें काफी पवित्र माना जाता है। ये 5 चीजें होती है: दूध, दही, गोबर, गोमूत्र और घी। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसी बात को बताया गया है कि गाय से मिले घी से ही मंदिर में होने वाले जो पवित्र धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रसाद भी एक चीज है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में बनने वाले लड्डुओं को बनाने के लिए मंदिर में एक विशेष कमरा इस्तेमाल होता है, जिसे लड्डू पोटू कहते हैं। इस कमरे में रोज 600 लोग कुछ खास नियमों का पालन करके इन लड्डुओं को बनाते हैं। इनमें से 2 नियम है कि इन 600 लोगों का मुंडन करना जरूरी होता है, और दूसरा नियम ये है कि ये लोग जो वस्त्र अपने शरीर पर पहनते हैं वो अखंड एक ही कपड़े का बना हो। इन लड्डुओं को बनाने के लिए रोज 1 टन बेसन, 1 टन शुगर और सैकड़ों किलो के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं। और घी की बात करें तो मंदिर द्वारा हर साल करीब 50 लाख किलो का घी खरीदा जाता है, और यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को ये लड्डू फ्री में मिलता है। और अगर किसी को एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो उसकी कीमत 50 रुपए होती है। तो ये लड्डू बेचकर भी इस मंदिर को करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। तिरुपति के मंदिर में मिलने वाले इस लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेशन होता है, और ये उन चीजों को मिलता है जो बहुत खास होते हैं और पूरी दुनिया में किसी एक ही जगह पर बनाए जाते हैं। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि ऐसे खास प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इतना सस्ता घी लेना पड़ा, जो एक्चुअली घी था ही नहीं, क्योंकि असली शुद्ध घी 300 से 350 रुपए किलो में मिल ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन यहाँ ये लाइन अप्लाई नहीं होती। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्योर दूध से 1 लीटर घी बनाकर उसे 350 रुपए किलो में बेचकर उससे मुनाफा कमा ही नहीं सकता। और यहाँ पर मैं देसी गाय की A2 मिल्क से बनाए जाने वाले देसी घी की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो 1000 रुपए लीटर के नीचे मिलता ही नहीं है। तो आप ही सोचिए कि इतने सस्ते में ये कंपनियां घी और बटर बेचकर मुनाफा कैसे कमा सकती है, अगर वो देसी घी के नाम पर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल मतलब पाम ऑयल और जानवरों की चर्बी जैसी सस्ती चीजों की मिलावट करके उसे बेचे। मैंने तो कई सारे ऐसे ब्रांड भी देखे हैं जिनके डब्बों के ऊपर देसी घी तो लिखा होता है, लेकिन वो उनका ब्रांड नेम है, उनके प्रोडक्ट से उस नाम का कोई लेना देना है ही नहीं। और ये बात नियमों की वजह से उन्हें उनके प्रोडक्ट पर भी लिखनी पड़ती है, लेकिन गलती हमारी है जो ऐसी बातें हम नहीं पढ़ते और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम आंख बंद करके ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं सिर्फ इसीलिए कि उसके ऊपर देसी घी लिखा है, उसके ऊपर किसी पेड़ पौधे को दिखाया गया है और वो चीज सस्ती मिल रही है। अब तिरुपति के मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले घी को लेकर जो बात सामने आई है कि उसमें बीफ, फिश ऑयल, पाम ऑयल और सुअर की चर्बी मिली है, तो अब तिरुपति के मंदिर से आई इस खबर की वजह से ये डर भी बढ़ गया है कि भारत के दूसरे मंदिरों में बनने वाले प्रसाद में भी इसी तरह की मिलावट होती होगी। क्योंकि तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर में अगर ये हो सकता है तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है, और आप जिस ठेले पर खाते हो वहां भी हो सकता है। जो बात मंदिर के प्रसाद से शुरू हुई है वो सिर्फ मंदिर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसी मिलावट का शिकार भारत का हर घर रोज होता है।
इंडिया में एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड खाने का बिजनेस भी है जहाँ पर जानवरों की चर्बी और पाम ऑयल की अंधाधुंध मिलावट चल रही है, क्योंकि उनके ऊपर तो किसी का कंट्रोल भी नहीं है। बाहर के ज्यादातर रेस्टोरेंट में और ठेले पर मिलने वाले खाने को बनाने के लिए भी पाम ऑयल ही इस्तेमाल होता है, और हम लोगों को ये पता भी है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ये खाने से रोक नहीं पाते। जैसे कि मानो हमने भी ये बात मान ली है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो चलता ही रहेगा। तो क्या हम इंडियन लोगों को हमेशा से ही सस्ती चीजें खाने की ही आदत है, या भारत में हमेशा से शुद्ध देसी घी सिर्फ अमीर लोग ही खाते थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास बताता है कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारतवर्ष में दूध घी की नदियां बहती थी। वैदिक काल से ही भारत में घी का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में तो घी के कई सारे फायदे और कई सारे इस्तेमाल बताए गए हैं। एक समय ऐसा था कि भारत के हर घर की थाली बिना घी के अधूरी थी, और तब भारत में आए हमारे मेहमान ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशों के आने के बाद उन्होंने हमें इस तरह लूटा कि एक आम भारतीय आदमी देसी घी तो क्या, 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहा था। हमारी इसी ढीली जेब का फायदा उठाए नीदरलैंड की कंपनी डाडा ने। उन्होंने अपना हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट इंडिया में बेचना शुरू किया। अब ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट होता क्या है? ये एक ऐसा सफेद कलर का घी जैसा दिखने वाला एक खाने का पदार्थ होता है जो मेरे और शायद आपके घर में भी 15-20 साल पहले घी की जगह पर इस्तेमाल होता था, जिसे हम डालडा कहते थे। अब डालडा ये नाम कहाँ से आया? तो नीदरलैंड की ये कंपनी अपना ये प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही थी, लेकिन उस वक्त भारत में ब्रिटिशों का राज था, तो उन्होंने भी इस धंधे में अपना फायदा निकालने की सोची। तो ब्रिटिशों की एक कंपनी थी लीवर ब्रदर्स। उन्होंने नीदरलैंड की जो कंपनी थी उनसे इस प्रोडक्ट के राइट खरीदे और अपनी एक कंपनी भारत में शुरू करके इस हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट का प्रोडक्शन शुरू किया। लेकिन भले ही उस नीदरलैंड की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के राइट बेच दिए थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनका प्रोडक्ट लोगों तक उनकी ही ब्रांड नेम डाडा के साथ जाना चाहिए। लेकिन लीवर ब्रदर्स भी अड़ गए कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो हमारे नाम के साथ ही बिकेगा। तो आखिर में एक सॉल्यूशन निकाला गया जिस पर दोनों पार्टियां मान गई, और इस डाडा नाम में लीवर ब्रदर्स ने अपना एल लगाया और इस प्रोडक्ट को डालडा इस ब्रांड नेम के साथ बेचा जाने लगा। ब्रिटिशों ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1931 में जो कंपनी बनाई थी उसका नाम रखा था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इस प्रोडक्ट पर भी वो वनस्पति घी या वेजिटेबल घी लिखते थे और उसके डिब्बे पर एक पेड़ दिखाया जाता था। अब ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके पीले डिब्बे पर जो पेड़ की फोटो होती थी उसे देखकर और वनस्पति या वेजिटेबल ये वर्ड देखकर इस डालडे का फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता था कि अरे ये तो वनस्पति से बना है, पेड़ से बना है, तो ये कैसे हानिकारक हो सकता है? उल्टा इससे तो सेहत को फायदा ही होगा। ऊपर से ये सस्ता भी था, तो भारतीय लोगों में ये काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन आप ही बताइए कि इस बात का क्या सेंस है, क्योंकि इस लॉजिक से तो फिर तंबाकू भी पेड़ों के पत्तों से ही बनी होती है, फिर वो भी सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए। खैर, उस समय जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था तब भी कई दशकों तक हम ज्यादातर इंडियंस की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि सस्ते डालडा को छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। लेकिन फिर वो बात है ना कि आप किसी को कितने ही दिन बेवकूफ बना सकते हो, आपकी चोरी एक ना एक दिन जरूर पकड़ी ही जाएगी। तो इस डालडा बनाने वाली कंपनी की भी चोरी पकड़ी गई और उन पर यह आरोप लगा कि ये अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए और इस घी को और सस्ता बनाने के लिए इसमें जानवर की चर्बी मिलाते हैं। ये मुद्दा उस वक्त इतना बड़ा हुआ था कि तत्कालीन संसद में भी इस पर बहस हुई थी। उस समय के सांसद ठाकुर दास भार्गव ने इसी वजह से लोकसभा में ये मांग रखी थी कि सरकार वनस्पति घी के उत्पादन और बिक्री भारत में बंद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई ही नहीं थी कि जिससे जानवर की चर्बी से बने घी की पहचान हो सके। तो डालडा में जानवर की चर्बी इस्तेमाल होती थी, ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। और इस जहर को भारत में बेचना इसीलिए भी बंद नहीं किया गया क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो करीब 30,000 लोग नौकरी से बेदखल हो जाते, क्योंकि उस समय भारत में डालडा बनाने वाली करीब 47 फैक्ट्रीज थी और उसमें करीब 30,000 लोग काम कर रहे थे। इसीलिए डालडा का प्रोडक्शन और बिक्री शुरू रही और हम इंडियंस इस डालडा को 1990 तक एक हेल्दी हर्बल प्रोडक्ट समझकर खाते रहे, जब तक कि 1990 में इस पर एक और आरोप नहीं लगा।
1990 में एक न्यूज एजेंसी ने एक बार फिर से ये आरोप लगाया कि अपने प्रोडक्ट को ये कंपनी घी जैसा टेक्सचर देने के लिए और चिकना बनाने के लिए इसमें जानवर की चर्बी मिला रही है। अब 1990 तक हम इंडियंस काफी समझदार हो चुके थे और इकोनॉमिकली भी हम पहले से डेवलप्ड हो चुके थे, तो इसीलिए इस बार इस कंपनी को तगड़ा झटका लगा। तब तक रिसर्च में ये बात भी सामने आ चुकी थी कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट में मौजूद ट्रांस फैट सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है और इससे हार्ट डिसीजेस होने का खतरा होता है। अब इस रिपोर्ट के बाद कई सारे देशों ने पाम ऑयल के इस्तेमाल को कम किया, कई सारे देशों ने तो इसे बैन भी कर दिया, लेकिन भारत उन देशों में से नहीं था। तो भारत में ये अगले कई सालों तक कम ही सही लेकिन बिकता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की सच्चाई लोगों के सामने आती गई और डालडा की पॉपुलैरिटी और कम हुई। और फिर 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने अपने इस कंपनी को बंज नाम की एक दूसरी कंपनी को बेच दिया। लेकिन क्या आज भी इस पाम ऑयल का या हाइड्रोजनेटेड फैट का इस्तेमाल बंद हुआ है? बिल्कुल नहीं। आज ये प्रोडक्ट रेस्टोरेंट्स और ठेले वालों की पहली पसंद बन चुके हैं इसकी कम कीमत की वजह से। और आज देखिए ये वेजिटेबल फैट और जानवर की चर्बी धीरे धीरे तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गई है। आज के समय में बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बैन कर दिया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये लोग सिर्फ यही वेजिटेबल फैट खाते थे। गाय के दूध से घी कैसे बनता है इन्हें पता ही नहीं था और इस बात का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी मौजूद है। एक किस्सा है 1950 का, जब अमेरिकी किसानों के पास 260 मिलियन पाउंड यानी करीब 1 लाख टन से भी ज्यादा मक्खन जमा हो गया था और आगे उस मक्खन का करना क्या है उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिकन लोग घी नहीं खाते तो वो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे और पड़े पड़े उसे खराब भी नहीं होने देना चाहते थे। तब उन्होंने सोचा कि हम नहीं खा सकते तो क्या हुआ, हम इस मक्खन से घी बनाकर भारत को तो बेच ही सकते हैं। और उन्होंने वही किया। उन्होंने तुरंत लुईस एच बर्गवॉल्ड को भारत भेजा और फिर उन्होंने आगे इंडियन मार्केट की स्टडी की, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई और उनकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि देसी घी खाने वाले भारतीय लोगों ने वेजिटेबल फैट खाना शुरू कर दिया था, तो अगर अच्छी मार्केटिंग की जाए तो विदेशी गाय के दूध से बना घी तो ये खरीद ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक अमेरिकन कंपनी का घी जो देसी घी नहीं था, विदेशी गाय के खराब क्वालिटी के दूध से बना था, कई दिनों तक गोडाउन में स्टोर किए गए मक्खन से बना था और भरपूर प्रिजर्वेटिव उसमें डाले गए थे। और ऐसा घी हम भोले भाले भारतीयों ने खरीद भी लिया, इसीलिए कि वो सस्ता था। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में तिरुपति मंदिर से शुरू हुई ये कहानी अलग जगह पर आकर खत्म हुई है, लेकिन अब बात निकली ही है तो ये सारी चीजें आपके सामने लाना काफी जरूरी था। तो आप भी इस वीडियो में मेरी बताई गई बातों से सहमत होंगे और चाहते होंगे कि सिर्फ मंदिर के प्रसाद से ही नहीं बल्कि बाहर के और घर के खाने से भी ये हाइड्रोजनेटेड फैट का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने विचार नीचे के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।